क्लास में हमने कंडक्शन तक पढ़ लिया था, तुम्हें याद है? कंडक्शन, है ना? तो आज वाली क्लास में हम लोगों का जो पढ़ना है, हम लोगों को कन्वेक्शन पढ़ना है। सेकेंड टाइप ऑफ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कन्वेक्शन। अब ये कन्वेक्शन क्या होता है? तो ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर in which particle of the medium actually moves. तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम एक्चुअली मूव्स, ऐसा हीट के प्रोपोगेट होने का तरीका जिसमें मीडियम के पार्टिकल एक्चुअली मूव करते हैं। कन्वेक्शन प्रोसेस जो होता है उसमें एक बात बड़े ध्यान रखें कि टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी कम हो जाती है, और अगर जिसकी डेंसिटी कम हो जाती है उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट भी कम हो जाता है। जैसे अगर मेरे पास गर्म हवा है तो गर्म हवा उड़ के अपने आप ऊपर चली जाएगी और ठंडी हवा नीचे आ जाएगी, है ना? जैसे पानी है, पानी जब धूप पड़ती है तो इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है ना? गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है। जैसे आग है, आग हमेशा ऊपर ही क्यों उठती है? क्योंकि उसके आसपास की एयर गर्म हो जाती है, और जो एयर गर्म हो जाती है वो ऊपर उड़ती है। तो ये क्योंकि उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट कम हो जाता है। समझ गए ये बात? मतलब मेन रोल जो कन्वेक्शन प्रोसेस में है वो डेंसिटी वेरिएशन का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कंटेनर के अंदर, भाई हाँ या ना कुछ बोलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, तो इससे मेरे को ये लगता रहेगा कि तुम लोग यस जागे सर। हुए और तुम्हें समझ में भी आ रहा है। तो ये ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर मैंने एक बीकर लिया, उस बीकर में पानी भर दिया और नीचे से एक बर्नर जला दिया, और ये धड़ाधड़ आग जल रही है। अब इसके अंदर कन्वेक्शन प्रोसेस कैसे काम करता है, पानी का जो बॉईल होना है वो कैसे काम करता है? जो मॉलिक्यूल वाटर के नीचे हैं, पानी के जो मॉलिक्यूल इसमें कंटेनर में जो नीचे हैं, बॉटम के क्लोज हैं, वो वाले जल्दी हीट अप हो जाते हैं। और अगर ये मॉलिक्यूल जल्दी हीट अप हो गए, मान लो इनका नाम है ए, इनका नाम है बी, कुछ मॉलिक्यूल ऊपर के दिखा देता हूं, सी और डी। तो होता क्या है एक्चुअली, जो मॉलिक्यूल बॉटम के नजदीक हैं, आग के नजदीक हैं, सोर्स के नजदीक हैं, वो वाले जल्दी हीट अप हो जाते हैं। और जैसे ये गर्म होते हैं, इनका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इनकी डेंसिटी कम हो जाती है, ग्रेविटी का इफेक्ट कम हो जाता है इन पे, तो ये ऊपर की तरफ चल देते हैं। जैसे ये ऊपर की तरफ जाते हैं, गर्म मॉलिक्यूल, हॉट मॉलिक्यूल, तो ठंडे वाले मॉलिक्यूल वो नीचे आने लग जाते हैं, कोल्ड मॉलिक्यूल्स। ऐसे लिख सकते हो ना, कूल मॉलिक्यूल, कूल ज्यादा अच्छा लगेगा। बाकी आप लोग जो अच्छा लगे तुम्हें लिखना। तो ठंडे मॉलिक्यूल तो नीचे आने लगते हैं और गर्म मॉलिक्यूल ऊपर जाने लगते हैं। फिर वो नीचे आके हीट लेते हैं, फिर उनकी डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर चले जाते हैं, ऊपर वाले नीचे आ जाते हैं। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है, एक साइकिल क्रिएट हो गई यहाँ पर। एक ऐसा प्रोसेस जो कंटिन्यू रिपीट होता रहता है, और तब तक रिपीट होता रहता है जब तक पूरे पानी का टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए। समझ गए क्या साइकिल चल रही है? गर्म मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं, ठंडे मॉलिक्यूल नीचे, गर्म मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं, ठंडी मॉलिक्यूल नीचे। सर स्क्रीन ना दिख रही। अरे यार, दिखेगी भाई स्क्रीन ऊपर, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, दोबारा कनेक्ट हो जाओ। ठीक है आदित्य भाई, एक बार हो जाओ दोबारा कनेक्ट, अगर स्क्रीन नहीं दिख रही, बाकी सबको दिख रही है। यस तो सर। गर्म मॉलिक्यूल ऊपर जाना, ठंडे मॉलिक्यूल नीचे आना, एक साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है। इसको बोलते हैं कन्वेक्शन साइकिल। कन्वेक्शन साइकिल का मतलब, जो गर्म मॉलिक्यूल है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो ठंडे मॉलिक्यूल है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। और ये प्रोसेस कब तक चलने वाला है? जब तक पूरे पानी का टेम्परेचर एक समान ना हो जाए। ये बात समझ में आ गई? अब बच्चों, तभी तो जैसे अगर हम किसी रॉड की सहायता से पानी को गर्म करते हैं, बाल्टी में पानी है मान लो, और उसके ऊपर रॉड डाल दी हमने, तो रॉड जब ऊपर से डाल देते हैं तो इसके आसपास जो पानी है वो गर्म होने लग जाता है, गर्म होने की वजह से वो ऊपर आता है। अब जो नीचे के मॉलिक्यूल है वो तो ठंडे ही है ना, और ठंडे मॉलिक्यूल पे ग्रेविटी ज्यादा काम करे क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है, तो वो ऊपर आ नहीं सकते अपने आप। तो इसमें होता क्या है,
जब पानी को हम ऊपर से रॉड डाल के गर्म करते हैं तो पूरा पानी नीचे तक गर्म नहीं हो पाता। उसका कारण ये है क्योंकि एक ही प्रोसेस काम कर सकता है। अगर गर्म हो गया बहुत देर जलाने के बाद तो वो कन्वेक्शन की वजह से नहीं हुआ, कंडक्शन हुआ होगा। वाटर के मॉलिक्यूल ने कंडक्शन करा दिया होगा वहां पर। कन्वेक्शन से तो तभी पॉसिबल है जब हम उसको नीचे से हीट देंगे, क्योंकि जब हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स का, नीचे वालों का डेंसिटी कम होगी तो वो ऊपर चले जाएंगे, ठंडे वाले नीचे आ जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई तुम्हें? तो आपने ये देखा कि हीट जो है नीचे से ऊपर तक के मॉलिक्यूल के पास चली गई, और ऐसा करने में हर मॉलिक्यूल चल रहा है, मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, मूवमेंट हो रही है। तो ऐसा प्रोसेस जो होता है ये कन्वेक्शन कहलाता है। कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है जिसके अंदर हमारे पास हीट किसी बॉडी में ट्रांसफर होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स एक्चुअली मूव कर रहे होते हैं। क्लियर है क्या? सर सन वाले में भी फिर कन्वेक्शन होता है? सन क्या? जो सन की हीट आती है अर्थ पे, वो वाला। अर्थ, हाँ हीट आती है फिर तो मतलब जो हवा जो होती है वो गर्म वाली ऊपर चली जाती है, वो सब। ऊपर चली जाती है, ठंडी वाली नीचे आ जाती है। इसमें हाँ, कन्वेक्शन ही हो रहा है। हाँ कन्वेक्शन हो रहा है। पर हवा जो हमारी जमीन को जो मिल रही है वो रेडिएशन की वजह से मिल रही है, सन से जो मिल रही है। सन से जो हीट हमारे तक पहुंच पा रही है वो रेडिएशन प्रोसेस है। लेकिन हवा, गर्म हवा ऊपर उठ रही है, कन्वेक्शन प्रोसेस। ओके सर। ठीक है। अब कन्वेक्शन जो होते हैं हमारे पास वो दो तरह के होते हैं। कन्वेक्शन दो तरह के होते हैं। कन्वेक्शन एक होता है नेचुरल और एक होता है फोर्स्ड। तो नेचुरल कन्वेक्शन का एग्जांपल तो बॉइलिंग ऑफ वाटर हो गया, पानी का उबलना नेचुरल कन्वेक्शन है। फोर्स्ड कन्वेक्शन का बताता हूँ। नेचुरल कन्वेक्शन के बारे में हम थोड़ा सा एक एग्जांपल एक और पढ़ेंगे, है ना। लेकिन फोर्स्ड कन्वेक्शन के लिए मैं बताता हूँ। फोर्स्ड कन्वेक्शन वो होता है जिसमें हमें जो हीट ट्रांसफर करानी पड़ रही है उसके लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स का प्रयोग किया जा रहा है। किसी एक्सटर्नल सोर्स की सहायता से हीट एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है। हो तो कन्वेक्शन ही रहे, मीडियम के पार्टिकल चल ही रहे, लेकिन वो चल फोर्सफुली रहे। तो ऐसे कन्वेक्शन को हम फोर्स्ड कन्वेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें घर में जो हमारा ब्लोअर होता है जो हवा फेंकता है गरम गरम, तो आजकल जो घर में, जैसे उसके पास क्या होता है, एक ऐसे करके कॉइल होती है, जैसे हीटर में कॉइल होती है। ठीक है। तो जो ये हीटर होता है ये गर्म हो जाता है, जैसे हमारे घर में हीटर की वो देखिए कॉइल, ऐसी ये कॉइल होती है जो गर्म हो जाती है। इसके पीछे एक फैन लगा होता है, फैन। ये फैन क्या करता है, यहाँ से हवा फेंकता है, ये हवा फेंकता है। कोई बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है जिसको गर्माहट चाहिए, वो यहाँ खड़ा हुआ है। अब यहाँ से क्या होता है, ये जो फैन होता है ये हीटर से हीट लेता है और उस हीट को यहाँ ले जाता है, और जो एयर यहाँ मिलती है वो हमें गरम गरम एयर मिलती है। अरे बात समझ में? तो हमारा जो ब्लोअर होता है, जो गर्म वाला जो होता है, उसमें फोर्स्ड कन्वेक्शन हो रहा है। हवा आ रही है गरम गरम, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हीट अपने आप नहीं आ रही। उस हीट को लाने के लिए, उस गर्म हवा को लाने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फैन का प्रयोग किया हुआ है। अरे बस समझ में। जैसे हमारे पास वो हो गया, हेयर ड्रायर हो गया, उसमें भी ऐसी कॉइल होती है। वो कॉइल क्या होती है, गर्म होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब हम यहाँ से हवा फेंकते हैं तो वो गर्म हवा यहाँ से हमारे तक पहुंचती है, लेकिन वो गर्म हवा हमारे तक अपने आप नहीं पहुंचती, उसके लिए हमें फैन लगाना पड़ता है। आ रही है बात समझ में? जल्दी बोलोगे। तो यस सर। फोर्स्ड कन्वेक्शन का एग्जांपल हो गया हेयर ड्रायर जो आता है, या फिर ब्लोअर, जिसमें हमने एक पंखा लगाया हुआ है, उस पंखे की सहायता से हमारे तक हीट आ रही है, और जिसमें मीडियम के पार्टिकल का रोल होता है, हवा के पार्टिकल चलते ही चलते हैं। अब यहाँ से ये ठंडी हवा लेता रहता है, यहाँ पर हमें हॉट एयर मिलती रहती है ना, जिससे हमें गर्माहट का एहसास रहता है सर्दी में। तो ये फोर्स्ड कन्वेक्शन का एक एग्जांपल था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
क्लियर है क्या? यस साफ सर। कर। अब आ जाते हैं हमारे पास एक कन्वेक्शन का, एक नेचुरल कन्वेक्शन का एग्जांपल है। नेचुरल कन्वेक्शन के और भी सारे, बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे होंगे बुक में आपको, जैसे ट्रेड विंड हो गई, मॉनसून हो गया, ये सब के दे रखे होंगे। लेकिन मैं एक जो बता रहा हूँ, जो हमें पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं हम सी एंड लैंड ब्रिज। सी ब्रिज देखा हुआ है? सी और लैंड ब्रिज सुना हुआ है कभी? यस सर। सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, है ना? ठीक है। अब ये जो होते हैं हमारे पास, ये क्या होता है देखो जरा। इसमें सी ब्रिज या लैंड ब्रिज होने में हमारे पास जो रोल होता है, वो रोल होता है इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे हम यहाँ। तो ये मान लो ग्राउंड है, ये पानी है हमारे पास, दो लहरें बना देता हूँ, ये भी ग्राउंड है, समुद्र के पास है, गोवा में। ठीक है, ये भी वही सीन है, और ये रात का सीन है, ये लहरें जो दिख रही है पानी की। ठीक है, यहाँ पर अपना सन है, ये रहा सन, सन जो धूप, कड़ी धूप निकल रही है एकदम ऐसे करके। ठीक है, और ये हम है यहाँ पे खड़े हैं, इंजॉय वगैरह, घूम रहे हैं मस्त। ठीक है भाई, ये कौन है यहाँ पर? लैंड है, मतलब सॉलिड सरफेस, ये वाटर है, पानी। अब होता क्या है, जो हमारा सैंड होती है, ये मान लो लैंड जो है, ये मान लो सॉइल मान लो, मिट्टी की बनी हुई है, चाहे जो भी, मैं सैंड लिख लेता हूँ, रेत की बनी हुई है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंड कम होती है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर से। मतलब अगर हम सेम अमाउंट में हीट देते हैं पानी को और रेत को, रेत जल्दी गर्म होगी। समझ गए क्या? यस अब सर। रेत अगर जल्दी गर्म हो गई तो अब क्या होगा? होगा क्या? तो दोपहर की बात है, दिन, डे। ठीक है, और ये रात का यहाँ पे बना देता हूँ, फिर एक साथ समझा देता हूँ। ये रहा अपना, यहाँ पर ये मून है अपना, मून, ये नाइट का समय है। भाई सुनो, दोपहर के टाइम क्या होता है, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, तो पानी बहुत ज्यादा हीट लेगा गर्म होने के लिए, बहुत ज्यादा गर्म होने के लिए। लेकिन जो जमीन होती है, जो रेत की या मिट्टी की है, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, हीट अप हो जाती है। तो जो हवा यहाँ पर होगी जमीन के नजदीक, वो हॉट एयर है, हॉट एयर है। सही है क्या? और जो यस सर। हवा यहाँ पर है, वो कैसी है? कोल्ड एयर है, क्योंकि जमीन के मुकाबले पानी अभी ठंडा है, जमीन के मुकाबले पानी अभी ठंडा है। तो दोपहर के टाइम में क्या होता है, जो गर्म हवा होती है तो वो समुद्र की तरफ बहती है, और जो ठंडी हवा है वो किनारों की तरफ बहती है। तो दोपहर के टाइम में जो हमारी ठंडी हवा है वो लैंड की तरफ फ्लो करती है। समझ में आ गई ये बात? और गर्म हवा इस तरफ जाती है, पानी की तरफ। अब रात का टाइम है, अब आपको पता है स्पेसिफिक हीट सैंड की कम होती है, तो वो जल्दी गर्म होगा और जल्दी ही ठंडा हो जाएगा। अगर ये रात के टाइम क्या होता है, जब टेम्परेचर लो होता है, तो जो जमीन है ना जल्दी ठंडी हो जाती है पानी के कंपैरिजन में। अब जब ये जमीन ठंडी हो जाएगी, पानी अब गर्म है, इसका मतलब इसके ऊपर, पानी के ऊपर, वाटर के ऊपर, समुद्र का जो पानी है वो हॉट एयर है। सही है? और जो एयर जमीन के पास टच में है वो कैसी है? कोल्ड एयर है। तो रात के समय क्या होगा, जो ठंडी हवा है वो तो इधर जाएगी, और जो गर्म हवा है वो किनारों की तरफ आती है। समझ गए क्या? यस सर। तो ये हमारे पास हो गया कौन सा, जो ठंडी हवा ये आ रही है लैंड की तरफ, लैंड ब्रीज हो गया। जब हमारे पास ठंडी हवा समुद्र की तरफ आ रही है, सी ब्रीज हो गया। सही है क्या? यस सर। सर हमारा सी ठीक। ब्रीज नाइट के टाइम पे होता है मतलब? नहीं नहीं नहीं, रात के टाइम में लैंड ब्रीज होता है। मैंने उल्टा बोल दिया क्या? उल्टा बोल दिया क्या मैंने? यहाँ पर होता है हमारे पास लैंड ब्रीज, उल्टा बोल दिया मैंने, लिखूंगा सीधा। और ये होता है हमारे सी ब्रीज, गर्म हवा का। तो गर्म हवा हॉट एयर किधर जा रही है? अभी समुद्र की तरफ। अब यहाँ पर रात को हॉट एयर किधर आ रही है? लैंड की तरफ। तो दिन के टाइम हो गया सी ब्रीज, रात के टाइम हो गया लैंड ब्रीज। बोलो क्लियर है क्या? यस सर।
एक्चुअली हमें गर्म हवा के बारे में तो स्टडी करनी है, जो गर्म हवा आ रही है ना। यस तो सर। यस सर। बच्चों ये कारण समझ में आ गया। इसका सिंपल सा रीजन है, स्पेसिफिक हीट सैंड की कम होती है, वाटर की ज्यादा होती है, इसलिए पानी देर में गर्म होता है, ग्राउंड जल्दी गर्म हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो हवा ग्राउंड पे बह रही होगी वो गर्म होगी, जो हवा पानी के ऊपर है वो ठंडी है। तो गर्म हवा इधर जा रही है समुद्र की तरफ, तो सी ब्रीज हो गया। रात के टाइम पे क्या होता है, जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है, पानी गर्म रहता है, मतलब इतना गर्म नहीं, उबलेगा नहीं, मतलब कंपैरेटिवली। तो जो गर्म हवा है वो वापस किस तरफ बहने लगती है, लैंड की तरफ बहने लगती है। अरे सही है ना। यस सर। यस सर। तो ठीक है, तो ये हमारे पास था सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। तो इसमें क्या हो रहा है, क्या कोई ये जो हवा का बहाव हो रहा है, पहले गर्म हवा इधर जा रही है समुद्र की तरफ, अब गर्म हवा लैंड की तरफ आ रही है, क्या कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज कर रहे हैं इस गर्म हवा के लिए? कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज कर रहे हैं क्या इसके लिए? सर सन ही होगा क्या? है? सन। नहीं, अरे सन तो यार नेचुरल सोर्स है। पंखा वंखा तो नहीं लगा रखा, टॉर्च लाइट। पंखा तो नहीं यूज कर रहे हम यहाँ पे, पंखे सर वंखे कोई मोटर। तो ये नेचुरल कन्वेक्शन होता है। आगे बात समझ में। तो ये सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज एक नेचुरल कन्वेक्शन का एग्जांपल होता है। आगे बात समझ में। यस। ठीक है, इसको साफ कर दूं। यस सर। ठीक है भाई। और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं कन्वेक्शन के, आप ढूंढ लेना। तो अपना जो कोर्स के हिसाब से जो पूछे जाते हैं वो मैंने बता दिया। तो अब आते हैं, अगला प्रोसेस होता है बच्चों, इसको बोलते हैं रेडिएशन। अरे सोबिया, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। पिछली क्लास में आधी क्लास में गायब क्यों हुई थी? बोलना सोबिया नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम। है। नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा, अरे सोबिया थोड़ा सीरियस पढ़ ले थोड़े दिन। रेडिएशन, तो देखना, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। सर आपकी आवाज ढंग से नहीं आ रही। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। ऐसा हीट के ट्रांसफर होने का सर तरीका आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। की कोई जरूरत नहीं सर आवाज गायब हो गई। है क्या? सर आवाज कम आ आवाज रही है। गायब हो गई। आवाज कम हो रही है, एक सेकंड रुको। आपकी असली आवाज सुन ली। सर आपकी आवाज काफी भारी सी लगती है, भारी सी। अच्छा हाँ, भारी है वैसे भी। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, जिसमें हमें किसी भी मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो रेडिएशन प्रोसेस है। रेडिएशन प्रोसेस का एक सबसे अच्छा एग्जांपल होता है सन से। ये सन है अपना, और अपन लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो रेडिएशन मतलब हीट आ रही है। भाई धूप में खड़े हो जाते हैं तो गर्माहट का एहसास होता ही नहीं होता है बोलो। यस और सर। वो धूप कौन दे रहा है, वो हमें सन दे रहा है। और आजकल सन नहीं निकल रहा तो हमें कंबल में छुपे बैठना पड़ रहा है। सही है ना। इसका मतलब सन गर्मी देता है कि नहीं देता है? देता है। लेकिन वो जो हीट वहां से सन से हमारे तक आ रही है, क्या हर जगह उसको मीडियम मिला होगा? नहीं भाई, सन से अर्थ तक आओगे तो हर जगह मीडियम थोड़ी ना है, बीच में वैक्यूम है। लेकिन फिर भी जो है हीट हमारे तक पहुंच पा रही है। एक्चुअली ये रेडिएशन प्रोसेस है, एंड फास्टेस्ट अमंग देम। मतलब तीनों में अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो फास्टेस्ट प्रोसेस है मेरे पास रेडिएशन प्रोसेस। आगे बात समझ में। यस सर। यस सर। तो अब ये सन से रेडिएशन आ रही है, हीट आ रही है हमारे तक रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है जी। इसके बाद मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे आग जला ली हमने यहाँ पर, है ना, एक कन्वेक्टर वैसा भी आता है जिसमें रॉड जलती है केवल। मान लो ये आग जल रही है और कोई बंदा यहाँ खड़ा है, और यहाँ से आग से जहां आग जल रही है इतनी दूर तक इसके पास जो है गर्माहट आ रही है, इसको मजा आ रहा है, गर्माहट आ रही है। तो यहाँ भी रेडिएशन काम कर रही है ना। मतलब ये जो हॉट हीटिंग बॉडी है, ये जो गर्म बॉडी है, इससे रेडिएशन निकल रही है, वो रेडिएशन ये बंदा रिसीव कर रहा है और ये अपने आप को गर्म रख रहा है। सही है क्या?
जब बच्चों हम बात करते हैं हीट की फॉर्म में, तो हम लोगों को जो रेडिएशन पढ़नी होती है, मैं आपको बता दूं, वो पढ़नी होती है हमें थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन। अब थर्मल रेडिएशन किनको कहते हैं? थर्मल रेडिएशन उनको कहते हैं वो सभी बॉडीज जिनका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, वो सभी बॉडीज जिनका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, वो सब थर्मल रेडिएशन निकालती है। इवन मेरी बॉडी से भी थर्मल रेडिएशन निकल रही है। तो रेडिएशन emitted by hot bodies, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, हॉट बॉडीज और मॉलिक्यूल। किसी हॉट बॉडी या मॉलिक्यूल के द्वारा जो रेडिएशन निकल रही है वो थर्मल रेडिएशन है। आ गई बात समझ में? तो थर्मल रेडिएशन के अंदर हम जो रेडिएशन की बात कर रहे हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 प्रकार की होती है, जिनमें से एक होती है इंफ्रारेड। और इंफ्रारेड जो होती है वो हॉट बॉडीज या मॉलिक्यूल से निकलती है। गर्म बॉडी या गर्म मॉलिक्यूल से जो निकलती है इंफ्रारेड है। केवल इंफ्रारेड ही हीटिंग वेव है? नहीं, थर्मल रेडिएशन का एक एग्जांपल दिया है। थर्मल रेडिएशन का एक एग्जांपल दिया है मैंने इंफ्रारेड। और जो इंफ्रारेड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में और भी आती हैं, 7 होती हैं, लेकिन उनमें से ये वाली जो है वो थर्मल रेडिएशन है। सही है क्या? सर बाकी नहीं समझ है? में आया? बाकी नहीं, उनके अलग अलग नाम है। जो हॉट बॉडीज और मॉलिक्यूल से प्रोड्यूस होती है उन्हें थर्मल रेडिएशन बोलेंगे, जैसे इंफ्रारेड। सही है? यस सर। अच्छा, तो रेडिएशन एमिटेड बाय हॉट बॉडीज या मॉलिक्यूल, इंफ्रारेड हो गई इसका एग्जांपल। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उनको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये था हमारे पास रेडिएशन वाला प्रोसेस। फास्टेस्ट प्रोसेस है इन सब में, तीनों में, है ना। और वैक्यूम की कोई मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, थर्मल रेडिएशन वाला पार्ट। सही। अब जो है जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे आपको सिकाई करनी है तो आप गर्म चीज का प्रयोग करते हैं क्योंकि उसमें से इंफ्रारेड निकल रही है, थर्मल रेडिएशन निकल रही है। वो रेडिएशन आपके मसल्स को रिलैक्स करती है ना। और ऐसे ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला पार्ट है, ये चैप्टर 8 क्लास 12 में पूरा पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वहां पढ़ना होता है, यहाँ पर तो हमें केवल थर्मल रेडिएशन नाम से पढ़ना है। अगर आपसे कोई बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कौन सी वाली रेडिएशन थर्मल रेडिएशन है, तो आप बोलते हैं ना इंफ्रारेड। सही है क्या? अरे यस सर। ठीक है भाई, ठीक है जी। अब आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं आपको कुछ बात पूछूं तो आप लोग मेरे को बताना। अगर मैं एक पहचान कौन का क्वेश्चन रख लेते हैं, पहचान कौन, और आप अगर बोलोगे तो ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डिंग हो रही है तो बाद में तुम्हारी काम आएगी। ये हॉट है H और ये कूल है C। इसके बीच में मेटल की रॉड लगी हुई है, मेटल, और बगल में एयर है। बताओ हीट हॉट से कूल में जाएगी कि नहीं जाएगी? यस सर। कौन सा प्रोसेस? सर चलो कंडक्शन। ये बताओ, कंडक्शन होगा कि नहीं होगा? कंडक्शन होगा। कन्वेक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा सर। थोड़ा बहुत तो होगा कन्वेक्शन, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता कन्वेक्शन। अच्छा, रेडिएशन होगा कि नहीं होगा? ये हॉट नहीं है, होगा सर। ये कूल है, रेडिएशन, रेडिएशन होगा। वो बात अलग है कि कंडक्शन से ज्यादा हीट, ज्यादा ट्रांसफर होगा हीट का, लेकिन कन्वेक्शन और रेडिएशन भी काम कर रहे होंगे यहाँ पे। अगर यहाँ एयर है या मेटल की रॉड है तो कंडक्शन तो हो ही रहा है, मेटल है, कन्वेक्शन भी हो रहा है क्योंकि एयर है, एयर गर्म इधर जा सकती है, जाएगी, रेडिएशन, रेडिएशन भी होगा। अब मेरी बात सुनना जरा। दूसरा, अगर अब मैं ये बोलूं
ये हॉट है, ये कोल्ड बॉडी है, ये मेटल की रॉड है, ये वैक्यूम है। अब बताओ कौन सा होगा? सर मेटल कंडक्शन की और रॉड। रेडिएशन। कंडक्शन होगा कि नहीं होगा? कंडक्शन होगा, कन्वेक्शन नहीं होगा, रेडिएशन होगा। सही है। यस सर। सर रेडिएशन तो वो होता है ना जिसमें मीडियम नहीं चाहिए। हाँ, तो अगर मीडियम है तो भी हो सकता है, अगर मीडियम नहीं है कंपलसरी नहीं है। कहने का मतलब ये रेडिएशन में मीडियम कंपलसरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। ओके सर। सही है ना? हाँ। अच्छा, अब बताओ जरा, ये पहले वाले का है, ये दूसरे वाले का आंसर है, अब तीसरे वाले का आंसर यहाँ लिखूंगा। चलो, ऐसे कितने भी एग्जांपल बना सकते हैं। हॉट, कोल्ड, यहाँ पर एयर। अब बताओ कौन सा काम करेगा? कन्वेक्शन और रेडिएशन। अच्छा, कंडक्शन होगा कि नहीं होगा यहाँ पर? नहीं होगा सर। कंडक्शन नहीं होगा। चलो, कन्वेक्शन यस सर होगा। होगा। रेडिएशन होगा। होगा। तीसरे का डायग्राम, तीसरे में आंसर ये लिख दिया मैंने, ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। चौथे नंबर पे एक लास्ट। चलो, ये दो बॉडी, एक हॉट और एक कूल एंड वैक्यूम। अब बताओ होगी कि नहीं होगी हीट ट्रांसफर? होगी सर। सर होगी। होगा। कौन से कंडक्शन से? नो सर। चौथे वाले में कंडक्शन होगा कि नहीं होगा? नो सर। नो। कन्वेक्शन? नहीं नो होगा सर। सर। मीडियम रिक्वायरमेंट होती है, ये भी नहीं होगा। रेडिएशन होगा सही सर। हो जाएगा। होगा। इसका मतलब ये चार केसेस मैंने आपको समझाया, आप जो मर्जी भी बना सकते हैं। मतलब अगर आपको ये बात चारों समझ में आ गई तो आप कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन आराम से समझ चुके हैं। रेडिएशन जो होता है उसमें मीडियम हो भी सकता है पर कंपलसरी नहीं है। अगर मीडियम नहीं भी है तो रेडिएशन हो सकता है, कन्वेक्शन और कंडक्शन नहीं होगा। कहने का मतलब ये था। समझ गए सब लोग मेरी बात? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। सर इसका मतलब फिर रेडिएशन तो हर बार होता है। हाँ, रेडिएशन होगा। कम हो सकता है, ये होगा कि कम है। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो। यस सर। ठीक है, आगे इसको साफ कर देता हूँ। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कोर्स में नहीं है तो उसको कराने की जरूरत नहीं है मुझे। अगर किसी के स्कूल वाले कहेगा तो देखा जाएगा, नहीं तो जरूरत नहीं। साफ कर दूं इसको? यस यस सर। सर। ठीक है भाई, अगला टॉपिक है हमारे पास। ये भी सारा इन्हीं सबसे रिलेटेड है, रेडिएशन वाले से। अब समझो भाई। भाई कोई रेडिएशन जा रही है तो एनर्जी जा रही है, सही बात है। रेडिएशन पे क्या है? एनर्जी है ना? यस सर। अब भाई सन से हमारे पास रेडिएशन आ रही है तो वो क्या लेकर आ रही है? एनर्जी। एनर्जी कौन सी वाली? हीट वाली। सही है गलत है भाई? तो रेडिएशन एनर्जी कैरी करती है ना? तो अगर कोई भी रेडिएशन है इसका मतलब उसके पास एनर्जी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स पढ़ने हैं। सबसे पहला है एब्जॉर्बटेंस। एब्जॉर्बटेंस इज सिंबॉलिकली स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। आप तीन चार बातों को समझे। कोई बॉडी है मेरे पास, उस बॉडी पे रेडिएशन इंसिडेंट कर रही है, और जो रेडिएशन इस पे इंसिडेंट कर रही है उनकी जो एनर्जी है वो ई आई है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सरफेस के लिए पढ़ा रहा हूँ ये पूरा फिनोमिना, अंदर की बात नहीं है, सरफेस का फिनोमिना स्टडी कर रहे हैं। अब इस सरफेस ने कुछ को क्या करा? रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दिया। मान लो ये जो एनर्जी आ रही थी इससे 100 एनर्जी थी, उसमें से इसने कुछ को रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब कुछ एनर्जी इसने नहीं ली। तो ये जो नहीं ली वो वाली रेडिएशन की एनर्जी कितनी है? ई आर। ये रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है, ये इंसिडेंट रेडिएशन है, इंसिडेंट। अब मान लो 100 आई थी, इसने 40 रिफ्लेक्ट कर दी, 40 को लेने से मना कर दिया। कितना ले लिया इसने अपने पास? 60। 60 ले लिया। वो हो गया उसका एब्जॉर्ब हो गया, वो एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली इसने? ई ए। सही है क्या? अब जो यस। इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी 60, उसमें से मान ले इसने 25 आगे भेज दी। एब्जॉर्ब करने के बाद 25 आगे भेज दी। जो इसने आगे भेजी है उसको बोलते हैं रेडिएट कर दी इसने, या ट्रांसमिट कर दी। ट्रांसमिट।
तो कितनी एनर्जी ट्रांसमिट कर दी इसने, ET। आ गई बात समझ में। तो कुल मिला के अगर हम किसी बॉडी पर रेडिएशन गेरते हैं तो ये तीन चीजें हो सकती है, या तो वो रिफ्लेक्ट कर रही है, या एब्जॉर्ब कर रही है, और फिर ट्रांसमिट कर रही है। आ गई बात समझ में। कुछ हिस्सा यस उसने सर। रिफ्लेक्ट करा, कुछ हिस्सा उसने एब्जॉर्ब करा, और एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ हिस्सा उसने ट्रांसमिट कर दिया या रेडिएट कर दिया। सही है क्या? यस यस तो सर। एब्जॉर्बटेंस क्या बताता है? एब्जॉर्बटेंस बताता है कि इंसिडेंट एनर्जी का कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब किया गया उस बॉडी के द्वारा, उस बॉडी के द्वारा इंसिडेंट एनर्जी का कितना हिस्सा, कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब किया गया। तो एब्जॉर्बटेंस बराबर हो जाएगा एनर्जी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई है ना उसकी एनर्जी, अपॉन में एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन, जो रेडिएशन गिर रही है उसकी टोटल। तो जो टोटल था 100 था, उस 100 का कितना फ्रैक्शन इसने एब्जॉर्ब कर लिया, वो एब्जॉर्बटेंस हो गया। दूसरा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेंस। रिफ्लेक्टेंस, रिफ्लेक्टेंस क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय बॉडी, है ना, रिफ्लेक्टेड, अपॉन में एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी जो इंसिडेंट वाली की है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। समझ गए ये बात? ठीक है। एक होता है तीसरा ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिटेंस स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ रेडिएशन ट्रांसमिटेड, किसके द्वारा? बॉडी के द्वारा। बॉडी ने जो लिया था उसमें से कितना निकाल दिया आगे, वो ट्रांसमिशन है। तो ट्रांसमिटेड, तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। समझ गए क्या सारे लोग? यस सर। तो जो भी टोटल एनर्जी आएगी, उस एनर्जी की तीन बातें हो सकती है। बॉडी रिफ्लेक्ट करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब करने के बाद ट्रांसमिट करेगी। ठीक है। अब एक बात बताओ, तीन काम ही तो हो सकते हैं। अब हो सकता है कोई बॉडी अच्छी रिफ्लेक्टर हो सकता है कोई बॉडी अच्छी एब्जॉर्बर हो सकता है कोई बॉडी अच्छी ट्रांसमीटर हो। इन्हीं में तालमेल रहेगा। तो तीनों का जो सम हुआ, A प्लस R प्लस T इज इक्वल टू 1, क्योंकि फ्रैक्शन का तो टोटल 1 ही होता है हमेशा। टोटल फ्रैक्शन तो हमेशा 1 ही होता है ना। तो एब्जॉर्बटेंस, रिफ्लेक्टेंस प्लस ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू 1 होता है। ये बात समझ गए सारे लोग? यस सर। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी, BB। अब ऐसी बॉडी जिसका एब्जॉर्बटेंस 1 हो, अर्थात जो जितनी भी उस पर रेडिएशन गिरी है सबको एब्जॉर्ब कर ले, कुछ भी रिफ्लेक्ट ना करे। सही है क्या? कुछ भी ट्रांसमिट ना करे, सब खा जाए, तो वो ब्लैक बॉडी है। अ बॉडी विच एब्जॉर्ब all the radiation, radiation, है ना। बोल सकते हैं यहाँ पर नो रिफ्लेक्ट, नो ट्रांस। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ए बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल काइंड ऑफ रेडिएशन, है ना। तो ऐसा, इसका मतलब ये हुआ जो बॉडी ब्लैक बॉडी है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, उसका एब्जॉर्बटेंस 1 होगा। वह बॉडी जिसका
जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है उसका एब्जॉर्बेंस 1 होगा। समझ गए ये बात? यस सर। ठीक है, पर आपको पता है असलियत में कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं होती है ना। पर यह समझना, ब्लैक बॉडी अ बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट, है ना। समझ गए आप लोग? बॉडी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी, जो उस पे गिरने वाली सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, कुछ भी ट्रांसमिट ना करे, कुछ भी रिफ्लेक्ट ना करे। इसके बाद एक होता है, इसमें एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लैक बॉडी के बारे में बताया, फेरीज ब्लैक बॉडी बोलते हैं उसको। फेरी नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ब्लैक बॉडी के बारे में हमें बताया कि कैसे हम ब्लैक बॉडी बना सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, एक स्फेरिकल हॉलो स्फीयर लिया। एक हॉलो स्फीयर है ये रहा। इस हॉलो स्फीयर को अंदर बढ़िया वाले पेंट से ब्लैक पेंट कर दिया, इसको काला पेंट करा दिया बढ़िया, अंदर बिल्कुल सुर्ख काला। अब इसमें एक छोटा सा छेद कर दिया, ये रहा छोटा सा छेद, और यहाँ पर एक प्रिज्म रख दिया ऐसे ट्रायंगुलर शेप में, प्रिज्म से। अब इसमें से रेडिएशन गई, रेडिएशन जब इस पे गिरी प्रिज्म की सरफेस पे, तो ये रेडिएशन अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रही, अंदर ही टकरा के अंदर ही रही, कुछ भी बाहर नहीं आया। मतलब जो रेडिएशन इस छेद में से अंदर घुसी, उसका कुछ भी हिस्सा बाहर नहीं आया। तो अगर इसका मतलब ये हुआ ना, इस छेद में जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया, इस छेद में जो भी रेडिएशन गई वो कभी वापस नहीं आई। इसका मतलब ये छेद एक ब्लैक बॉडी, क्योंकि इस छेद में कोई चला गया तो वो फिर दोबारा वापस नहीं आएगा। अरे समझ गए क्या कह रहा हूँ? यस सर। हाँ, क्यों ऐसा हो रहा जी है? सर। ऐसा 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 क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें जो यहाँ पर ये जो प्रिज्म लगाया हुआ है, इस प्रिज्म की वजह से जो रेडिएशन गई है वो अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहती है। सही है क्या? यस सर। yes, अब इसमें हमने एनर्जी ट्रैप करा ली। यस सर। अब इसे ले जाओ जहां पे तुम्हें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यहाँ से जब कहीं से कोई चीज जा सकती है जो रास्ता अंदर, वहां से बाहर भी लाया जा सकता है। सही है गलत है? यस सर। तो वहां से बाहर निकाल के अपना एनर्जी को यूज करो। तो ये होता है हमारे पास। मेरा कहने का मतलब ये है, फेरी नाम के व्यक्ति ने हमें ये बताया कि इस तरीके से हम एक ब्लैक बॉडी को बना सकते हैं, है ना। तो बाकी ज्यादा ये सक्सेस हुए नहीं, तो इसलिए हम लोगों को ये ज्यादा पढ़ना नहीं है, और बाकी आप नेट पे ज्यादा जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। पर हमें तो इतना पढ़ना है इस वाले टॉपिक पे, फेरीज ब्लैक बॉडी पे। आ गई बात समझ में? और जब इसने अंदर हीट ले लिए, तो इसको ले जाओ कहीं पे जहाँ पे जरूरत हो, वहां पर निकलवा लो इससे हीट, तो अपना जो है काम आ जाएगी वो एनर्जी। क्योंकि कोई बॉडी जितना, भाई तुम कुछ खाओगे तो निकालोगे तो है ही, सीधी बात है। मतलब अगर तुम एब्जॉर्बर हो तो तुम एमिटर भी तो हो, खाने के बाद निकालना भी तो पड़ेगा। कोई भी चीज है, गन्ने की मशीन है, गन्ना लेगी तभी तो कुछ निकालेगी। भाई इसने कुछ एब्जॉर्ब करा तो अभी आगे एमिट भी करेगा। सही है भाई? यस सर। तो ये होता है ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्बेंस 1 होता है, रिफ्लेक्टेंस 0 होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कल पता नहीं भाई, अभी कह नहीं सकता, पर आज चैप्टर खत्म कर दूंगा। सन को भी हम ब्लैक बॉडी में काउंट करते हैं, क्योंकि ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन ये नहीं है कि वो सब एब्जॉर्ब कर ले, ये भी है कि भाई जो हर तरीके की रेडिएशन को एमिट कर दे, हर तरीके की रेडिएशन को एमिट कर सके, हर वेवलेंथ वाली को। तो लगभग हमारी जो सन है उससे बहुत सारी वेवलेंथ वाली रेडिएशन निकलती है, इसलिए हमारा सन भी एक ब्लैक बॉडी में काउंट किया जा सकता है। नॉट परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी। अभी बात समझ लो? यस सर। ठीक है, तो कोई भी बॉडी जो सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले या फिर ट्रांसमिट कर सकती है, वो ब्लैक बॉडी में काउंट होती है। इसका स्क्रीनशॉट है। जी सर। अब आपको एक बात बताऊं, जैसे आपने क्या करा, लोहे की रॉड है, उस लोहे की रॉड को गर्म कर दिया आपने, लोहे की रॉड को गर्म कर दिया आपने,
बहुत तबीयत से गर्म कर दिया। अब उस रॉड को बिल्कुल काले अंधेरे में लेके जाओ। तो अभी रॉड को आपने जब गर्म करा है तो उस रॉड ने हीट क्या करी है? एब्जॉर्ब, है ना? एब्जॉर्ब बहुत बढ़िया गर्म कर लो और उसे तुरंत काले अंधेरे में ले जाओ, एकदम अंधेरे में, बिल्कुल कुछ भी ना दिखे, अंधेरे में। तो वो रॉड तुम्हें दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी? इमेजिन करो। सर नहीं, अगर सर पूरी ब्लैक है। नहीं नहीं, ब्लैक नहीं है। एक रॉड है, ग्लास रॉड है, उसकी आयरन रॉड है, उसको मैंने बहुत हीट करा हुआ है और हीट करने के बाद मैंने वो जो चूल्हा था वो बुझा दिया और पूरा अंधेरा कर दिया। तो बताओ रॉड दिखेगी या नहीं दिखेगी? सर दिखेगी। दिखेगी, क्योंकि वहां पर पता है क्या हो रहा है, जो उसने एब्जॉर्ब करी थी रेडिएशन, उसका अब ट्रांसमिट कर रही है, वो रेडिएट कर रही है उसको, और जो रेडिएट हो रही है उसकी वजह से भी हमें दिखाई दे रहा है। तो वो आयरन की रॉड हमें दिखाई देगी। और ये बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी उसके बाद वो ट्रांसमिट भी करेगी आगे, और जब वो ट्रांसमिशन कर रही होती है, एनर्जी रेडिएट कर रही होती है, तो हमें वो दिखाई दे रही होती है। सही है? जैसे आपने वो देखा होगा यार, उसमें अब मुझे तो पता नहीं इतना आइडिया, वो नहीं देखा था एक अंधेरे में चमकने वाला, वो क्या बोलते हैं उसको? रेडियम वाला बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? अरे धूप में ले जाओ थोड़ा सा, फिर उसको अंधेरे में ले जाओ तो वो चमकता है जो, यस सर, देख क्या बोलते हैं उसको? बैंड आता था पहले, तो खिलौने भी आते हैं आजकल। तो उसको धूप में ले जाओ थोड़ी देर, उसके बाद अंधेरे में ले जाओ तो वो चमकता है। टैटू भी आता था। यस सर। सही है क्या? सर वो छोटा सा एक पांडा, बॉल में एक पांडा आता था, वो भी उसका भी ऐसे ही। है ना, ऐसे ही करता है ना वो क्या करता है, धूप में ले जाओ, एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली, अब अंधेरे में ले जाओ तो वो ट्रांसमिट भी करता है, और जब वो ट्रांसमिट करता है तो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, वो है कि नहीं? सर, रेडियम होता है वो। हाँ रेडियम, वही 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 वही, है ना? तो एब्जॉर्ब करके तो ट्रांसमिट करता है। भाई धूप में ले गए तुम उसे, उसने एब्जॉर्ब कर लिया, फिर अंधेरे में ले जाओ तो वो ट्रांसमिट करता है, तो तुम्हें दिखता है ना चमकता हुआ, लाइट यस दिखती है सर। ना? हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, कोई बॉडी एब्जॉर्ब करती है तो ट्रांसमिट भी तो करती है, वो एग्जाम्पल हो गया ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट करने का। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं, एक टर्म होता है, इसको बोलते हैं एमिसिविटी। एमिसिविटी, अब ये एमिसिविटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा ई ऐसे बना लो, छोटा ई बना देता हूँ। एमिसिविटी, एमिसिविटी क्या होता है भाई? एमिसिविटी क्या होता है वो समझो। एमिसिविटी ई इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएटेड रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ एनी बॉडी, कोई भी बॉडी। तो रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ एनी बॉडी टू एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी। तो एमिसिविटी क्या होता है? एमिसिविटी होता है किसी भी बॉडी के द्वारा, जो मतलब मैं होगा, तो कोई भी बॉडी के द्वारा जो एनर्जी रेडिएट की जा रही है फ्रॉम द सरफेस, किसी बॉडी की सरफेस से जो एनर्जी रेडिएट की जा रही है पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट एरिया से, वो एनर्जी, तो इसको लिखेंगे, तो मैंने बोल दिया एनर्जी फॉर एनी बॉडी, मतलब जनरल बॉडी। ये ई का मतलब है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, अपॉन में ई ऑफ बीबी। तो ये जीबी मतलब हो गया जनरल बॉडी कोई भी, और बीबी मतलब हो गया ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी। और बच्चों यहां पर
जो आपका ई लिखा हुआ है, ई का मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये एमिसिविटी हो गई। सही है क्या? अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टीफन्स, तो स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है? इट स्टेट दैट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया of black body is directly proportional to fourth power of absolute temperature of surface of body। ये बॉडी के सरफेस का ही सारा फिनोमिना है, मतलब ये जो हम ट्रांसमिटेंस रेडिएशन पढ़ रहे हैं ना, ये सरफेस फिनोमिना है, सरफेस से ही सारा काम लेना है। नेट चला गया, कोई नहीं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कोई बॉडी है अगर हमारे पास कैसी भी शेप में, उसका सरफेस का टेम्परेचर T है, तो जितनी वो एनर्जी रेडिएट करेगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के अंदर, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी को कई जगह H भी लिखा हो सकता है, Q भी लिखा हो सकता है, पर मैं आपको बोल बोल के बार बार बोल रहा हूँ ताकि जब तुम वीडियो देखो तो क्लियर रहे। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4 एंड दिस इज फॉर ब्लैक बॉडी। इफ अगर हम ध्यान से देखें, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड पावर। किसकी पावर? पावर ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय या रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी। पावर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की एनर्जी है और एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो पावर अपॉन में एरिया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो सिग्मा टी की पावर 4। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया? पावर ऑफ ब्लैक बॉडी आई बराबर आ गया सिग्मा ए टी की पावर 4। तो मतलब अगर कोई ब्लैक बॉडी है तो उसकी सरफेस से जो रेडिएशन निकलेगी उसकी पावर सिग्मा ए इंटू में टेम्परेचर की पावर 4 होगा, वेयर ए इज द सरफेस एरिया। फिर इसको और मॉडिफाई करा गया, सराउंडिंग के टेम्परेचर से भी करा गया। भाई कोई नहीं, जिसका नेट खत्म हो रहा है वो आउट हो जाना, मतलब वो चले जाना, मैं रिकॉर्डिंग उसको भेज दूंगा भाई, पूरा चैप्टर तो खत्म कराऊंगा ही, ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं है भाई, आप आराम से पढ़ लेना, जब नेट हो आपके पास पूरा पढ़ा दूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया गया स्क्रीनशॉट? यस सर। यहाँ पर सिग्मा इज कॉल्ड स्टीफन्स कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट, और स्टीफन्स कांस्टेंट की वैल्यू मेरे हिसाब से 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 होती है। 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 होती है। सही है भाई, दिस इज कॉल्ड स्टीफन्स कांस्टेंट। यूनिट बना सकते हैं वॉट मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर -4 अगर बनाना चाहो तो मैं लिख देता हूँ वॉट मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। ठीक है भाई, तो ये स्टीफन्स लॉ था, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर ये कांस्टेंट जो है ये ब्लैक बॉडी के लिए है? नहीं नहीं, ये स्टीफन कांस्टेंट है, किसी के लिए भी एप्लीकेबल है। एरिया भी बॉडी का, टेम्परेचर ब्लैक बॉडी का है, उसकी सरफेस का, ये फॉर्मूला ब्लैक बॉडी के लिए, स्क्रीनशॉट ले लो।
हो गया सर। हो गया। तो अब जरा ध्यान से देखो, इसके आगे यहां से, इसके आगे यहां से, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मेरे को किसी बॉडी की एमिसिविटी पता हो, ई की वैल्यू पता हो, तो आपको पता है ई फॉर जनरल बॉडी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब जनरल बॉडी का, किसी भी बॉडी का निकालने के लिए बस मेरे को क्या पता हो, ब्लैक बॉडी की पावर पता हो इनटू में एमिसिविटी पता हो। तो यहां से आपको याद रखना है, पावर फॉर जनरल बॉडी के लिए जीबी इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी की पावर 4। ये क्या आ गया, एनर्जी रेडिएटेड बाय एनी बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो किसी भी जनरल बॉडी की पावर, जो रेडिएशन जो निकल रही है उसकी सरफेस से, उसकी पावर को भी निकाला जा सकता है। बस आपको क्या करना है, उसकी एमिसिविटी पता होनी चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन होती है। तो एमिसिविटी इंटू में एरिया इंटू में सिग्मा इंटू टी की पावर 4। तो अब इस फॉर्मूले को, तो ये जो स्टीफन्स वाला है यहाँ से, तो ये ब्लैक बॉडी के लिए है, लेकिन अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है, जरूरी नहीं है वो ब्लैक बॉडी हो, तो आप उसके द्वारा जो रेडिएशन निकलेगी उसकी भी पावर कैलकुलेट की जा सकती है, बशर्ते आपको एमिसिविटी गिवन हो। पेपर में क्वेश्चन में गिवन रहती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये बात तुम लोगों को? यस सर। यस सर। चलो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। एक लास्ट टॉपिक है और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है जी। तो अगला टॉपिक है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और जो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है हमारे पास, ये क्या कहता है उसको समझ लेते हैं। बच्चों यहाँ पर जो पावर अपॉन में एरिया है ना, उसको इंटेंसिटी भी कहा जाता है, याद रखना। मैं बोल दे रहा हूँ, तुम वीडियो देखोगे तो समझ आ जाएगा। पावर पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज ऑल्सो नोन एज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे बात करते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो वेन नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया, आपने देखा होगा जब हम लोहे की रॉड को गर्म करते हैं बच्चों, अगर आपने नहीं देखा तो याद रखना, तो उसमें हमें कई तरह की फ्लेम दिखाई देती है। लाल फ्लेम भी दिखेगी जब उसको गर्म कर रहे होंगे, है, फिर ब्लू भी दिखाई देगी, ऑरेंज भी, येलो भी, अलग अलग कलर की फ्लेम में वो बदलता जाता है उसका कलर। ऐसा किस वजह से होता है? तो ऐसा होने का कारण ये है, अगर ये मेरे पास यहाँ पर मैं वेवलेंथ लिखता हूँ और यहाँ पर ये एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब ई लिखता हूँ, ई मतलब आप समझ जाएंगे, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जिसको दूसरी भाषा में इंटेंसिटी कहा जाता है, पर यूनिट टाइम। अब ठीक है बच्चों, मैंने किसी, ये दिख रहा है ना तुम लोगों को, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में लाइट पड़ रही है, तो थोड़ी सी लाइट पड़ रही लाइट पड़ रही है, इधर से तो नहीं, इधर से शायद, अरे मैं एक बार लाइट बंद कर देता हूँ तो दिख जाएगा थोड़ा। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, अब लाइट चालू, लिख लेना, जो कॉपी में लिखोगे। तो अभी मेरे पास कोई बॉडी है जिसको मैंने गर्म करा और उसको 100 डिग्री 100 केल्विन तक गर्म करा, 100 केल्विन तक मैंने उसको गर्म करा। तो जब मैंने उसको 100 केल्विन तक करा, तो ये जो इसका पीक है, जो सबसे ऊंची ई दिखाई दे रहा है, उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है, जो इसका पीक है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मान लीजिए λ1 है, इस वाले इसके लिए। ये पी की तो सबसे ऊंची, यही तो दिखेगी इंटेंसिटी यहाँ पर, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ λ1। अब उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया गया,
अब उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया गया तो क्या पाया गया, कितने टेम्परेचर है मान लो ये 200 केल्विन। अब क्या देखा गया, ये पहले वाला है ये दूसरे वाला है, तो जाहिर सी बात है अगर आप उसको ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो पीक और बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी और बढ़ गई। तो लेकिन उस पीक इंटेंसिटी के लिए जो वेवलेंथ है वो घट गई, आपने इसको और गर्म करा उसको। यार 3 में तो गड़बड़ हो जाएगी, डायग्राम ही खराब हो जाएगा, 2 ही रहने दो, ठीक है 2 ही रहने दो, 3 में तो होच पोच हो जाएगी। तो यहां से हमने क्या देखा, जितना मैं टेम्परेचर बढ़ाया मैंने, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो वेवलेंथ है वो कम हो गई। टेम्परेचर 100 था तो वेवलेंथ λ1 थी, टेम्परेचर 200 हुआ तो वेवलेंथ λ2 हो गई। समझ में आया क्या? यस सर। So it is stated that energy नहीं, wavelength of radiation emitted by a black body corresponding for maximum energy, हर किसी के लिए नहीं, बिल्कुल ऊंचे वाले के लिए, for maximum energy is inversely proportional to absolute temperature। मतलब ये, अगर कोई बॉडी से, किसी गर्म बॉडी से, ब्लैक बॉडी से रेडिएशन निकल रही है तो जो वेवलेंथ होगी मैक्सिमम एनर्जी वाली रेडिएशन के लिए, मैक्सिमम एनर्जी वाली रेडिएशन की जो वेवलेंथ होगी वो बॉडी के टेम्परेचर के इनवर्सली रिलेटेड होगी। और अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट बी आ जाएगा, वेयर बी इज कॉल्ड वेन्स कांस्टेंट, वेन्स कांस्टेंट। और इस बी की वैल्यू होती है 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। इसी वजह से अलग अलग टेम्परेचर वाली फ्लेम का अलग अलग कलर होता है। कहने का मतलब क्या, अब जो कलर मेरे को दिखाई देता है वो विजिबल है, विबग्योर मेरे को विजिबल दिखाई देता है, और अगर मैं इस तरफ जाता हूं तो वेवलेंथ बढ़ रही है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं किसी लोहे की रॉड को गर्म कर रहा हूं या फिर मेरे पास आग है और उस आग का कलर लाल है, तो इसका मतलब वेवलेंथ सबसे ज्यादा है उस टाइम पे, और वेवलेंथ ज्यादा है तो टेम्परेचर कम है उसका, वो कम गर्म है। इसका मतलब अगर मैं किसी लोहे की रॉड को गर्म करता हूँ और वो मुझे लाल दिख रही है तो इसका मतलब अभी वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं है, कम गर्म है। हालांकि हमारे लिए तो बहुत गर्म है, छुओगे तो खाल उतर जाएगी, लेकिन वैसे अब मैं उसको और टेम्परेचर दूंगा तो वो थोड़ी ऑरेंज हो जाएगी, संतरी कलर की हो जाएगी, है ना। फिर और गर्म करूंगा पीली हो जाएगी बिल्कुल। होता है ऐसा रियलिटी में, कभी उसके बाद जाओ जो कैची वैची बनाते हैं, कैची बनाते हैं या फिर जो है क्या कहते हैं लोहे के आइटम बनाते हैं, है ना, और गर्म करेगा तो वो फिर ब्लू दिखाई देगी, ब्लू। तो मतलब जितनी ज्यादा वो गर्म होती जाएगी उससे निकलने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ कम होती जाएगी। तो इसी वजह से जितनी, अगर मान लो कोई नीली आग है और कोई लाल आग है तो नीली वाली आग ज्यादा गर्म होगी। समझ रहे हो मेरी बात? सर पर नीली वाली आग थोड़ी सी मतलब यस सर। ज्यादा होगी ना। नीली आग का वेवलेंथ कम हो गई ना। यस सर। मेरे को तो नीली दिख रही है ना, मेरे को तो, अगर मैं तो उसके हिसाब से बताऊंगा ना, विजिबल के कलर के हिसाब से, तो मेरे को नीली दिख रही है। इसका मतलब अगर वो नीली दिख रही है इसका मतलब ब्लू कलर अगर दिख रहा है तो वेवलेंथ कम है, और अगर वेवलेंथ कम है तो टेम्परेचर ज्यादा है ना उस आग का।
यस सर। तो अगर मैं लोहे की रॉड को गर्म कर रहा हूँ तो मेरे को उसके कई रंग दिखेंगे, ये सच्चाई है, इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अगर मैं लोहे वाली रॉड को गर्म करता हूँ तो उस लोहे की रॉड के मेरे को कई कलर दिखेंगे भाई, और वो कलर इसलिए है क्योंकि उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और जब मेरे को सबसे कम वेवलेंथ वाला दिखेगा, मतलब नीला कलर तक दिखता है, तो नीला जब दिखेगा तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा गर्म है उस टाइम पे। समझ गए ये बात? यस सर। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाए हमारा। अगला चैप्टर, अभी तो मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगा, उसके क्वेश्चन आप लोगों को करने पड़ेंगे,